पिछले अंक में हम लोगों ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर विचार किया और जैसा कि हमने देखा कि जो उसकी शिक्षा की व्यवस्था है उसका उद्देश्य न्याय का मार्ग प्रशस्त करना है। यानी शिक्षा न्याय की स्थापना का सकारात्मक उपकरण है, एक पॉजिटिव इंस्ट्रूमेंट है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में ये सामर्थ्य उत्पन्न होती है कि वो अपने मूल गुण को पहचाने, अपनी मूल प्रकृति को पहचाने और तदनुसार अपनी भूमिका का निर्धारण करे और अपनी भूमिका का निर्वहन करे। और इसलिए शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य न्याय की स्थापना को सकारात्मक रूप से गति देना होता है। दूसरी तरफ जो उसकी साम्यवाद की व्यवस्था है वो न्याय की स्थापना का एक नकारात्मक उपकरण है, एक नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि साम्यवाद की व्यवस्था के द्वारा उन विकारों को पर्यावरण से हटाने का प्रयास किया जाता है जो विकार किसी भी व्यक्ति या वर्ग को अपने कर्तव्य पालन में विचलित कर सकते हैं या उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए न्याय की स्थापना में शिक्षा और साम्यवाद दोनों की भूमिका है, एक की सकारात्मक और दूसरे की नकारात्मक, और इसलिए वे महत्व रखते हैं। और प्लेटो ने इसलिए शिक्षा की भांति साम्यवाद की व्यवस्था को भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। साम्यवाद की जो व्यवस्था है वो न केवल प्लेटो के काल में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था, बल्कि आज भी जब हम विचार करते हैं तो साम्यवाद की व्यवस्था जिस अर्थ में प्लेटो ने प्रतिपादित की है वो भी एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार प्रतीत होता है। क्योंकि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उस प्रकार का साम्यवाद नहीं है जिस प्रकार के आधुनिक साम्यवाद के हम अभ्यस्त हैं। जो आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य है वो प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य नहीं है। जो आधुनिक साम्यवाद की प्रक्रियाएं हैं या उपकरण हैं वे प्लेटो के साम्यवाद की प्रक्रियाएं या उपकरण नहीं हैं। और जो आज का साम्यवाद अर्जित करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, प्लेटो अपनी साम्यवाद की व्यवस्था से वो अर्जित या प्राप्त करना नहीं चाहता। इसलिए मॉडर्न कम्युनिज्म और प्लेटोनिक कम्युनिज्म में एक रेडिकल डिफरेंस है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो प्लेटो है उसके लिए साम्यवाद एक नैतिक सिद्धांत है, एक मॉरल प्रिंसिपल है, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो एक सोशो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। हम ये कह सकते हैं कि इस अर्थ में वो भी नैतिक है क्योंकि वो समाज में विषमता का अंत करके समाज में आर्थिक सामाजिक समानता स्थापित करना चाहता है। लेकिन ये जो नैतिकता की अवधारणा है, ईगैलिटेरियनिज्म जो है, इस नैतिकता की अवधारणा को, इस ईगैलिटेरियन मॉरलिटी को प्लेटो पूरी तरह से स्वीकार करता है। क्योंकि जैसा कि हमने उसकी न्याय की व्यवस्था में देखा कि किसी भी समाज की सम्यक व्यवस्था किसी हायरार्किकल प्रिंसिपल पर आधारित होगी और जो कुछ भी प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जो कुछ भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वे भी उनका स्वरूप भी विशिष्ट होगा। कोई यूनिवर्सल या जर्नल प्रिंसिपल्स या उन यूनिवर्सल और जर्नल प्रिंसिपल्स के कोई
यूनिवर्सल एप्लीकेशंस नहीं हो सकते, क्योंकि एक वर्ग या एक व्यक्ति के लिए जो सूटेबल है, जो उचित है, जो नैतिक है, वो दूसरे व्यक्ति या वर्ग के लिए उचित या नैतिक नहीं होगा। तो इसलिए प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो एक नैतिक सिद्धांत है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है, जो कि मॉडर्न कम्युनिज्म का लक्ष्य है कि जो भी सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, जो भी सोसाइटी की वेल्थ है, उसका इक्वल या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए आवश्यक माना जाता है। लेकिन प्लेटो तो वस्तुतः संपत्ति का निषेध करता है समाज के दो वर्गों के लिए। वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रश्न नहीं है, और जो समाज का तीसरा वर्ग है उसको वो संपत्ति और दूसरे सुख साधनों की पूरी अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि जो कम्युनिज्म का सिस्टम है प्लेटो के सिद्धांत में, वो केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। जो तीसरा वर्ग है, जो उत्पादक वर्ग है, उसके लिए साम्यवाद की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनका संबंध उत्पादन संबंधी क्रियाओं से है। उनकी प्रकृति धन उत्पादन करने की है, इसलिए उनके लिए संपत्ति पूरी तरह से वो संपत्ति रखने की, उसका उपभोग करने की वो पूरी इजाज़त देता है। लेकिन वो शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध करता है और परिवार का भी निषेध करता है। ये भी एक विशिष्ट बात है, क्योंकि जो मॉडर्न कम्युनिज्म है वो परिवार का निषेध नहीं करता। वहाँ कम्युनिज्म और फैमिली जैसी कोई चीज़, इस प्रकार की कोई मान्यता वहाँ पर प्रतिपादित नहीं की गई है। तो जहाँ मॉडर्न कम्युनिज्म का जो लक्ष्य है वो सोसाइटी के रिसोर्सेस का इक्वल या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है समाज के सभी लोगों में, वहाँ प्लेटो के कम्युनिज्म का उद्देश्य दो वर्गों के लिए वेल्थ का, संपत्ति का और दूसरी भौतिक सुख सुविधाओं का निषेध करना है, उनका निगेशन है। और वो निगेशन इसलिए ताकि वे पूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, और क्योंकि कर्तव्य पालन में दो सबसे बड़े बाधक तत्व होते हैं, एक तो संपत्ति का मोह और दूसरा परिवार का मोह। तो इसलिए इन दोनों संस्थाओं को एबॉलिश करता है वो, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके स्वरूप को परिवर्तित कर देता है, उनके नेचर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इसलिए साम्यवाद का उद्देश्य शासक और संरक्षक वर्ग के कर्तव्य बोध में जो बाधक तत्व हैं, या जो बाधक तत्व हो सकते हैं, जिनके कारण वे राज्य के प्रति अपने दायित्व से विमुख हो सकते हैं या अपने दायित्व से विचलित हो सकते हैं, उन बाधक तत्वों का निषेध करना है, जिससे कि वो पूर्ण समर्पण के साथ राज्य की सेवा करें और राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। तो इसलिए साम्यवाद की जो व्यवस्था है वो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए है। प्लेटो ये मानता है कि जो समाज में उच्चतर स्तर पर होता है उसका दायित्व तो भी उतना ही भारी होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को जो उच्चतर स्थान समाज की व्यवस्था में प्राप्त है, उसके कारण उनकी मर्यादाएं भी अधिक कठोर हो जाती हैं, उनका अनुशासन भी अधिक कठोर हो जाता है। और साम्यवाद की व्यवस्था उसी कठोर अनुशासन का प्रतिपादन करती है।
इस अर्थ में प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत एक मॉरल रेमेडी है, एक नैतिक उपचार है शासक और सैनिक वर्ग में भ्रष्टाचार की संभावनाओं का, कि जिससे कि वे अपने कर्तव्य से विचलित ना होने पाए। तो ये एक व्यवस्था है और उसका जो साम्यवाद है उसके दो स्वरूप हैं, एक तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। और वो इसलिए है क्योंकि प्लेटो का ये विचार है कि व्यक्ति के लिए सबसे जो प्रबल मोह होता है वो या तो संपत्ति का लोभ होता है, संपत्ति का लालच होता है, जिसके कारण प्रायः वे अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं और स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, संपत्ति संचय में लग जाते हैं, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य को भूल जाते हैं, या अपने परिवार के मोह में फंस के सार्वजनिक कल्याण के प्रश्न को ओझल कर देते हैं। अंग्रेज़ी भाषा में एक शब्द ही चलता है निपोटिज्म, जिसका कि मतलब है भाई भतीजावाद, जो कि हमारे राजनीति की एक बहुत बड़ी विकृति है आज के दौर में। तो इसलिए परिवार का मोह भी बाधक है कर्तव्य पालन में, और संपत्ति का मोह भी बाधक है। प्लेटो एक अर्थ में इन संस्थाओं का निषेध नहीं करता, संपत्ति का निषेध नहीं करता या परिवार का निषेध नहीं करता, बल्कि संपत्ति और परिवार के स्वरूप का परिवर्तन कर देता है जहाँ तक शासक और सैनिक वर्ग का संबंध है। यानी प्लेटो प्राइवेट प्रॉपर्टी के नेचर को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है और प्राइवेट फैमिली के नेचर को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, और जो शासक और सैनिक वर्ग हैं वे कलेक्टिव प्रॉपर्टी के सिद्धांत से अनुशासित होंगे या वे कलेक्टिव फैमिली के सिद्धांत से संचालित होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी और फैमिली का निगेशन नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी और फैमिली के कैरेक्टर का, उनके नेचर का ट्रांसफॉर्मेशन है दो वर्गों के लिए, और उसका एक विशिष्ट प्रयोजन है। क्योंकि प्लेटो ये भी जानता है कि संपत्ति और परिवार ये मूल संस्थाएं हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कुछ मूलभूत भौतिक आर्थिक आवश्यकताएं होती ही हैं। उनके बिना मानव जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसी तरह से परिवार बनाना, परिवार में रहना, ये भी मनुष्य की एक मूलभूत प्रवृत्ति होती है। फैमिली जो उसकी सोशेबिलिटी है, जो मनुष्य की सामाजिकता है, उस सामाजिकता का पहला सोपान होता है। तो व्यक्ति की ना तो आप सोशेबिलिटी को समाप्त कर सकते हैं और ना व्यक्ति की जो बेसिक मटेरियल नीड्स हैं उनको आप समाप्त कर सकते हैं, उनके बिना भी काम नहीं चल सकता। तो प्लेटो ये मानता है कि जो प्रॉपर्टी भी हमें की ज़रूरत भी व्यक्ति को पड़ती है और परिवार के प्रति भी उसके मन में भावना हो, उसकी आवश्यकता हो, ये भी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसलिए वो इनका निषेध तो नहीं करता, क्योंकि जो नेचुरल या जो फंडामेंटल नीड्स हैं आप उनका निषेध कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका निषेध करने से फिर दूसरे प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए वो उनके नेचर को ट्रांसफॉर्म करता है, उनकी प्रकृति में परिवर्तन करता है। और वो ये कहता है कि जो शासक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, उसकी जो भी मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं होंगी, आर्थिक आवश्यकताएं होंगी, भोजन की, वस्त्र की, निवास की या अन्य जो भी आवश्यकताएं होंगी, उनकी व्यवस्था समाज करेगा, उनकी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी। ठीक वैसे ही कि जैसे
सेना में आज भी सामूहिक भोजन होता है, सामूहिक निवास होता है, सामूहिक जीवन जिया जाता है, बैरक्स होती हैं जिसमें कि सैनिक लोग रहते हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि उनकी जो भी मूलभूत भौतिक आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट किया जाएगा और ये दायित्व राज्य का, समाज का होगा। लेकिन उनको निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं, ओनरशिप का अधिकार नहीं, क्योंकि उसका ये मानना है कि पजेशन से पजेसिवनेस पैदा होती है। संग्रह की प्रवृत्ति धीरे धीरे विकृत हो जाती है और वो मनुष्य को आमतौर से स्वार्थी, स्वकेंद्रित बना देती है और व्यक्ति सार्वजनिक कल्याण के प्रश्न को भूल जाता है। तो प्लेटो पजेशंस का विरोधी नहीं है, पजेसिवनेस का विरोधी है। और क्योंकि अगर प्राइवेट पजेशंस होंगे तो पजेसिवनेस पैदा हो ही जाएगी, इसलिए पजेशंस प्राइवेट नहीं होना चाहिए, ओनरशिप प्राइवेट नहीं होना चाहिए इन दो वर्गों के लिए। और लेकिन उनकी जो भी भौतिक आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको तो समाज और राज्य पूरा करेगा ही। तो इस तरह से उनके लिए प्रॉपर्टी का निषेध नहीं है, उनके लिए प्रॉपर्टी का कैरेक्टर बदल जाता है। और प्लेटो कहता है कि जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से संपत्ति का मोह नहीं होता। व्यक्ति के संस्कारवान होने का, श्रेष्ठ होने का एक प्रमाण ये भी होता है कि वो भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति थोड़ा विरक्ति का भाव रखता। तो इसलिए जो वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति होगा वो कोई संपत्ति या दूसरी भौतिक सुख सुविधाओं की कोई बहुत परवाह भी नहीं करेगा, बहुत उनकी चिंता भी नहीं करेगा, क्योंकि सभी समाज में व्यक्ति समान प्रकृति के नहीं होते। इसलिए दो वर्गों की प्रकृति को ध्यान में रखकर कि इनके अंदर बुद्धि प्रधान है, इनके अंदर साहस का तत्व प्रधान है, इसलिए इनकी एक विशिष्ट प्रकार की मनोवृत्ति है। इन्होंने अपने को थोड़ा सब्लिमेट कर लिया है, अपने को थोड़ा उच्चतर धरातल पर जीवन जीने का इन्होंने प्रयास किया है या प्रयास कर सकते हैं। तो ये संपत्ति और संपत्ति जनित जो दोष होते हैं उनसे अपने को मुक्त रखने की व्यवस्था को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। और प्लेटो कहता है कि उनको ये बताया जाना चाहिए कि ईश्वर ने आपकी आत्मा को ही स्वर्ण और रजत के अंश से बनाया है, कि आपको बुद्धि का जो वरदान मिला है, शौर्य का जो वरदान मिला है, वही अपने आप में बहुत विलक्षण भेंट है विधाता की। इस विलक्षण भेंट के आगे सांसारिक जो संपत्ति है, जो सोना चांदी है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। श्रेष्ठ गुणों के आगे धातुओं का, चाहे वो स्वर्ण हो चाहे रजत हो, इनका कोई मूल्य नहीं होता। तो ये दृष्टि होनी चाहिए शासक और सैनिक वर्ग में। और जब ये दृष्टि होगी तो उनके लिए जब आप ये संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था करेंगे तो उसको वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। प्लेटो से ये पूछा जाता है रिपब्लिक में सोक्रेटिस से कि क्या हमें अपने समाज के श्रेष्ठतम लोगों को श्रेष्ठतम रेम्यूनरेशन नहीं देना चाहिए। आजकल का भी ये प्रश्न है कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका पुरस्कार भी अधिक होना चाहिए, उनके वेतन भत्ते भी अधिक होने चाहिए। लेकिन प्लेटो इस तर्क को स्वीकार नहीं करता। उसका ये मानना है कि बौद्धिक और आत्मिक श्रेष्ठता जिसमें होगी
वो कभी उसका भौतिक प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करेगा। उसमें इतना फुलफिलमेंट का भाव होगा कि वो किसी मटेरियल या किसी इकोनॉमिक रिवार्ड को कभी महत्व नहीं देगा। और अगर इस प्रकार के लोगों में मटेरियल या इकोनॉमिक रिवार्ड्स को लेकर फिर भी लालसा है, फिर भी वो लालायित रहते हैं, तो सम्यक अर्थ में उनका आत्मिक रूप से या बौद्धिक रूप से परिष्कार हुआ ही नहीं है। इसलिए प्लेटो कहता है कि नहीं, वो लोग शिकायत नहीं करेंगे। अगर वास्तव में वे नैतिक आत्मिक रूप से श्रेष्ठ हैं, परिष्कृत हैं, तो वे अपने भौतिक पुरस्कार की या भौतिक उपलब्धियों के प्रश्न को कोई महत्व नहीं देंगे। अंग्रेजी में कहावत ही है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। सद्गुण को आप क्या पुरस्कार दे सकते हैं? सद्गुण तो अमूल्य होता है। सद्गुण का होना ही एक बहुत बड़ी पूर्णता का बोध करा देता है, या करा देना चाहिए व्यक्ति को। और फिर ऐसा व्यक्ति सांसारिक सोने चांदी के लिए या सांसारिक संपत्ति के लिए लालायित रहे, तो ये उसकी गरिमा के, उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध भी होता। इसलिए प्लेटो कहता है कि शासक और सैनिक वर्ग को, जिनको हमने शिक्षा दी है, उनके संस्कारों को परिष्कृत किया है, तो उनके अंदर ये भाव कैसे आ सकता है कि बेस्ट मैन शुड हैव द बेस्ट थिंग्स। ये उनकी प्रतिक्रिया ये नहीं हो सकती है या नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार पर प्लेटो ये मानता है कि जो संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था है, उसका उद्देश्य शासक और सैनिक वर्ग को उस मोह से, उस लोभ से मुक्त करना है, जो मोह और लोभ कर्तव्य मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होता है। और हम लोग ये सब जानते हैं कि जो करप्शन है, उसका एक बहुत बड़ा आधार मनी होता है। धन के आधार पर जो करप्शन होता है, वो करप्शन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो इस आधार पर वो ये मानते हैं कि शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को संपत्ति का एक परिवर्तित स्वरूप प्राप्त होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार उनको नहीं है। दूसरा जो उसका साम्यवाद का प्रकार है, वो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है या कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स है, जो कि प्लेटो का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार माना जाता है। यहाँ पर भी परिवार का निषेध नहीं है, बल्कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए परिवार की संस्था का रूपांतरण है। यानी जो प्राइवेट फैमिली का सिस्टम है, उसको उन्होंने पब्लिक फैमिली में कन्वर्ट कर दिया है। कि जो परिवार का निजी स्वरूप है, उसको उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक कलेक्टिव फैमिली लाइफ में। और प्लेटो ये मानता है कि परिवार के मोह से, परिवार का मोह व्यक्ति के कर्तव्य मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा होता है। इसलिए शासक और सैनिक वर्ग को इस बाधा से दूर रखा जाए या इस बाधा से मुक्त किया जाए। और इसके लिए ये है कि उनके लिए फैमिली का जो कैरेक्टर है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। एक तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का जो पर्पस है, वो ये कि जो पब्लिक गुड है, उसके ऊपर प्राइवेट फैमिली लाइफ के टेम्पटेशंस हावी ना होने पाए। कि प्राइवेट फैमिली लाइफ से जो
एक प्रकार की बाधाएं पैदा होती हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि पब्लिक लाइफ में हैं और प्रायः वे अपने परिवार के मोह के कारण अपने कर्तव्य को गौड़ बना देते हैं या कर्तव्य के मार्ग से भटक जाते हैं। तो एक तो उसका पर्पज़ ये है, मॉरल पर्पज़ है कि फैमिली जो है वो एक इस प्रकार की बुराई का स्रोत बन जाती है प्रायः। तो इसलिए एक तो उद्देश्य है। दूसरा, प्लेटो का एक विचार ये भी है कि जिस प्रकार से समाज में थोड़े से पुरुष बड़े बुद्धिमान होते हैं और उनको शासन का अधिकार या सैनिक बनने का अधिकार मिलना चाहिए, इसी प्रकार से वो ये मानता है कि समाज में कुछ महिलाएं भी विशिष्ट प्रकार की होती हैं और उनकी प्रतिभा का लाभ भी समाज को मिलना चाहिए, यानी उनको भी शासक और सैनिक बन के समाज की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो एक प्रकार से वो ये, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात ये है कि वो जैसे सभी पुरुषों में शासक और सैनिक बनने की क्षमता नहीं मानता, इसी प्रकार से वो ये भी नहीं मानता कि सभी स्त्रियों में शासक और सैनिक बनने की क्षमता होती है। इसलिए जो प्लेटो का जो फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशंस है वो अनफाउंडेड है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि अन्यथा तो प्लेटो जो यूनान की जो परंपरागत व्यवस्था थी समाज की, जिसमें महिलाओं की एक भूमिका परिवार के निर्माण और उसके कल्याण में मानी जाती थी, वो तो उसी को मानता है। ये तो एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, जिस प्रकार से कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर बुद्धि का तत्व विशेष रूप से विकसित होता है। यहाँ पर तो समानता है कि जिस प्रकार से कुछ पुरुषों में बुद्धि का तत्व विशेष रूप से विकसित हो सकता है, उसी प्रकार से कुछ महिलाओं में भी बुद्धि का तत्व विशेष रूप से विकसित होता है। और अगर उनको शासक बनने का या सैनिक बनने का अधिकार है अपनी क्षमता के कारण, अपनी योग्यता के कारण, तो महिलाओं को भी होना चाहिए। इसलिए वो, और दूसरी बात है कि ये जो प्रस्ताव वो रखता है वो ये कि महिलाओं की योग्यता और क्षमता का लाभ समाज को मिले, राज्य को मिले। यहाँ राइट्स ऑफ वेमेन का सवाल नहीं है, यहाँ पर ड्यूटीज़ ऑफ वेमेन का सवाल है, जैसा कि नेटलशिप ने भी अपनी व्याख्या में लिखा। आज का जो फेमिनिज्म है वो महिलाओं के अधिकार का प्रश्न उठाता है, उनके कर्तव्य के प्रश्न पर मौन है। लेकिन प्लेटो जब कुछ महिलाओं को शासक और सैनिक बनने के योग्य मानता है तो वो उनके कर्तव्य के प्रश्न को उठाता है कि जिससे कि समाज को, राज्य को उनकी प्रतिभा का लाभ मिले और वे भी राज्य की सेवा उसी प्रकार से कर सकें जैसे कि कुछ पुरुष जिनके अंदर बुद्धि का या साहस का तत्व विशेष रूप से प्रबल है। तो इसलिए इसको मॉडर्न फेमिनिज्म से कंपेयर करना तो उचित नहीं लगता, क्योंकि जो मॉडर्न फेमिनिज्म का जो मूल स्वरूप रहा है, जो मूल सिद्धांत रहा है, वो बिल्कुल भिन्न प्रकार का रहा है। प्लेटो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो महिलाओं की भूमिका होती है उसको तो वो मानता ही है। इसलिए ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रस्ताव है, वो एक्सेप्शन के तौर से है। एज ए रूल तो उसी व्यवस्था को मानता है जो कि प्रचलन में रही है। तो इसलिए वो ये दूसरा उसका कारण ये है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का कि श्रेष्ठ पुरुषों की प्रतिभा का लाभ भी समाज को मिलना चाहिए और श्रेष्ठ महिलाओं की प्रतिभा का लाभ भी समाज को मिलना चाहिए। उनको घर की चारदीवारी से बाहर आने की आवश्यकता है, जिससे कि उनकी जो सामर्थ्य है, उनकी जो प्रतिभा है, वो राज्य के हित में प्रयुक्त की जा सके, राज्य के हित में उसका संपादन हो सके।
और तीसरा जो उसने कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के विचार का प्रतिपादन किया, उसका एक यूजेनिक पर्पस है, यानी नस्ल की श्रेष्ठता के सिद्धांत के आधार पर भी उसने इसको आवश्यक माना है। प्लेटो कहता है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण वहाँ के मनुष्यों से, वहाँ के नागरिकों से होता है, और नागरिकों की श्रेष्ठता पर राज्य की श्रेष्ठता निर्भर करती है, और नागरिकों की श्रेष्ठता में विवाह संबंधों की श्रेष्ठता का बहुत महत्व होता है। अगर कोई समाज संतानोत्पादन के कार्य में की ओर ध्यान देगा और ये प्रयास करेगा कि श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति हो, तो ये तो एक बहुत बड़ा सोशल फंक्शन है, एक बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है। और ये श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति तभी संभव है जबकि श्रेष्ठ स्त्री और श्रेष्ठ पुरुष का समागम हो, उनके बीच संबंध हो। ये रेस के इम्प्रूवमेंट का, यानी किसी भी कौम के नैतिक आत्मिक विकास का ये एक आवश्यक तत्व है। स्पार्टा में इस प्रकार की कुछ व्यवस्था प्रचलन में भी थी और इस तरफ ध्यान भी दिया जाता था कि जो भी संतानें पैदा हों वो श्रेष्ठ संतानें पैदा हों, और माता पिता की श्रेष्ठता पर बहुत बल दिया जाता था। और इसलिए प्लेटो भी इससे इंस्पायर्ड है, इससे प्रेरित है। तो वो ये मानता है कि ये जो 3 उद्देश्य हैं, इनकी प्राप्ति के लिए हमें विवाह की संस्था के स्वरूप को शासक और सैनिक वर्ग के लिए परिवर्तित कर देना चाहिए। और विवाह आज जैसा कि प्रचलन में है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और विवाह एक स्त्री एक पुरुष से होता है और फिर उनकी संतानें होती हैं, इसके स्थान पर एक विवाह का एक कलेक्टिव अरेंजमेंट होना चाहिए, एक सामूहिक व्यवस्था होना चाहिए। और प्लेटो का ये मानना है कि विवाह के समय भी और फिर संतानोत्पादन के समय भी जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है और जो दूसरे प्रभाव हो सकते हैं संतान के ऊपर, उनका भी भली प्रकार से अध्ययन होना चाहिए। ऐसा उसने रिपब्लिक में इसके ऊपर बहुत बल दिया है कि जो प्लेनेटरी पोजीशंस हैं वे भी संतान उत्पादन के या संतान के गुण को या उसके दोष को प्रभावित करती हैं, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। और बाकायदा एक यज्ञ के द्वारा, एक अनुष्ठान के द्वारा स्त्री पुरुष का संबंध होना चाहिए और उसके बाद उनके बीच से संतान उत्पादन होना चाहिए। तो जो प्राइवेट मैरिज का सिस्टम है, उस प्राइवेट मैरिज के सिस्टम को वो एक कलेक्टिव मैरिज के सिस्टम में और एक कलेक्टिव फैमिली के सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करता है। और इस प्रकार से जो बच्चे जन्म लेंगे उनका पालन राज्य की जो नर्सरीज़ हैं उनमें किया जाएगा। और उसके लिए उसने एक पूरी रिपब्लिक में एक एलोबरेट डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से ये सामूहिक विवाह होंगे, किस प्रकार से संतानोत्पादन होगा, किस प्रकार से जो संतानें जन्म लेंगी उनका पालन पोषण होगा, वे माता पिता के साथ अपने संबंध को कैसे तय करेंगे या माता पिता बच्चों के साथ अपने संबंध को कैसे निर्धारित करेंगे। इन सब पक्षों पर काफ़ी विस्तार से रिपब्लिक में चर्चा की गई है। तो इसलिए फैमिली का जो कैरेक्टर है, जो कि सामान्यतः जिस रूप में हम उसको जानते हैं, प्लेटो उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। यानी राज्य की महत्ता उसके लिए इतनी अधिक है और व्यक्ति के दायित्व बोध का प्रश्न उसके लिए इतना अधिक है, विशेष रूप से जो लोग सोशल हायरार्की में ऊपर हैं उनके दायित्व बोध का प्रश्न उसके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि वो 2
अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाओं के चरित्र को, उनकी प्रकृति को परिवर्तित करने में भी संकोच नहीं करता। इसलिए चाहे कम्युनिज्म ऑफ फैमिली हो, चाहे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी हो, ये दोनों प्रकार के साम्यवाद एक नितांत नवीन और भिन्न दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। यद्यपि भारतीय जो व्यवस्था रही है उसमें राजा का और शासक वर्ग की जो मर्यादाएं बताई गई हैं वे भी काफ़ी कठोर हैं, और इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो भी ये मानता है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में दायित्वों को संभाले हुए हैं उनकी मर्यादाएं भी बड़ी कठोर होनी चाहिए, जिससे कि वे पूर्ण समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ राज्य की सेवा कर सकें और अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। और जो चीज़ें उनको कर्तव्य मार्ग से विचलित कर सकती हैं वो चीज़ें हटा दी जाएं तो वे अपने कर्तव्य को भली प्रकार से संपादित करेंगे। तो ये एक व्यवस्था प्लेटो ने कम्युनिज्म की रिपब्लिक में दी है। ये एक बिल्कुल इनोवेटिव स्कीम भी है और एक बड़ी रेवोल्यूशनरी स्कीम भी है। इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं, स्वयं उसके शिष्य अरस्तु ने भी इसकी काफ़ी आलोचनाएं की हैं, लेकिन उन पक्षों को हम लोग आगे चल के देखेंगे कि वो किस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं और आलोचक सही हैं या प्लेटो की दृष्टि भिन्न प्रकार की है। सामान्यतः जिस प्रकार से लोग सोचते हैं प्लेटो क्या उससे भिन्न प्रकार से सोचता है और क्यों सोचता है, ये सब अलग दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं जिनकी परीक्षा हम लोग आगे चल के करेंगे। तो इस आधार पर प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, जो साम्यवाद है, वो वस्तुतः एक उसका संबंध भी वातावरण का शुद्धिकरण करना है। जैसे शिक्षा का उद्देश्य वातावरण का शुद्धिकरण करना है, उसी प्रकार से साम्यवाद का उद्देश्य भी वातावरण का शुद्धिकरण करना है। शिक्षा वातावरण को शुद्ध करती है, परिष्कृत करती है, बच्चों और युवकों के सामने श्रेष्ठ और सुंदर वस्तुओं को प्रस्तुत करके, कि जब भी उनकी दृष्टि जाए, जब भी वो किसी चीज़ को सुने, जब भी उनके अंदर कोई विचार आए, तो वातावरण से उनको हमेशा सकारात्मक प्रेरणाएं प्राप्त हों। ये शिक्षा प्रणाली इस तरह से एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करती है, शुद्ध करती है, जिससे कि शुद्ध भाव और शुद्ध संस्कारों की वृद्धि हो। और साम्यवाद पर्यावरण से उन विकृतियों को हटाता है, उन बुराइयों को हटाता है जिनके प्रभाव में आकर हम अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित हो सकते हैं। और ये दो जो विकृतियां होती हैं जो कि वातावरण में विद्यमान होती हैं, वो ये है कि संपत्ति के प्रति अत्यधिक मोह, अत्यधिक आकर्षण, परिवार का अत्यधिक मोह, ये जो चीज़ें हैं जो कि आमतौर से सामाजिक वातावरण में बड़ी प्रबल दिखाई पड़ती हैं, तो प्लेटो इनको भी हटाना चाहता है, क्योंकि ये दो चीज़ें शासक वर्ग को, सैनिक वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं हैं और उनको कर्तव्य मार्ग से विचलित कर सकती हैं। इसलिए यहाँ पर भी प्योरिफिकेशन है एनवायरनमेंट का, कम्युनिज्म में भी, और शिक्षा प्रणाली में भी एनवायरनमेंट का प्योरिफिकेशन है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर व्यक्ति में स्वधर्म पालन के भाव को दृढ़ करते हैं। एक का उद्देश्य स्वधर्म को पहचानना है और दूसरे का उद्देश्य यानी कम्युनिज्म का उद्देश्य स्वधर्म का पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ
कभी विचलित हुए बिना बगैर अविचलित रूप से अपने कर्तव्य का पालन करना है और इस प्रकार से राज्य और समाज की सेवा करनी है। इसलिए न्याय की स्थापना में इन दोनों तत्वों की महत्ता है और इसलिए प्लेटो ने इनके ऊपर काफ़ी विस्तार से विचार किया है। तो ये पक्ष भी प्लेटो के चिंतन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। बाकी इसी से एक अन्य प्रश्न पैदा होता है कि शासक के स्वरूप के विषय में उसने क्या विचार प्रतिपादित किए, जिसको वो दार्शनिक राजा कहता है। तो वो दार्शनिक राजा कौन है और दार्शनिक को ही राजा क्यों होना चाहिए, ये प्रश्न भी प्लेटो ने बड़ी प्रमुखता से उठाया है और इसके ऊपर हम लोग आगे विचार करेंगे।